गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन इंटरमीडिएट लेवल टैक्सेशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार। बच्चे, हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें सीखी थी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इनकम। इनकम की डेफिनेशन तो हमने अभी तक नहीं स्टडी की बच्चे, लेकिन हमने कुछ फिक्स कैपिटल के बारे में और कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स के बारे में, इनके बीच के डिफरेंस के बारे में अभी तक हमने बातें की हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना वही कंसेप्ट ऑफ इनकम, जिसमें कुछ छोटी छोटी बातें अभी भी पेंडिंग है। बेसिकली बच्चे, मैं आपको बताऊं, रिवेन्यू रिसीट्स हमारी टैक्सेबल सभी होती है, मतलब ऑल द रिवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल, बट ऑल द कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। कैपिटल रिसीट्स बच्चे वही टैक्सेबल होती हैं जो अंडर कैपिटल गेन, अंडर सेक्शन 45 जो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का, उसमें कवर होती है। और स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये कैपिटल रिसीट्स आपकी टैक्सेबल होंगी, लेकिन रिवेन्यू रिसीट्स बच्चे सभी आपकी टैक्सेबल होती है। ऑल्दो कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ डिडक्शंस हैं, आपको अलाउ की जाती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो टैक्सेबल नहीं है। बच्चे, मैं आज आपको एक छोटी सी बात बता दूं, एग्जेम्प्ट होना और टैक्सेबल ना होना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आगे जैसे एक चीज और भी होती है, जैसे जीरो रेट से टैक्स होना, मतलब ये आपके इनकम टैक्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है कि बोला जाता है कि जीरो रेट से टैक्स होना। तो बच्चे, जीरो रेट इज ऑल्सो ए रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो किसी इनकम का एग्जेम्प्ट होना या किसी इनकम से डिडक्शंस मिल जाना। अब मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊं बच्चे, 5 लाख की इनकम ग्रुप तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो बच्चे आपको 87A की डिडक्शंस मिल जाती है। हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको आई होप आपको पता होगा उसके बारे में। तो 87A की डिडक्शन बच्चे आपको मिल जाती है, आपको 5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरा स्लैब रेट 5 लाख का है? नहीं बच्चे, स्लैब रेट 5 लाख का नहीं है, लेकिन मुझे 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता। तो दो चीजें बच्चे अलग अलग है। स्लैब रेट तो 2,50,000 तक का है, लेकिन हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती 5 लाख रुपीज तक, देन उसके बाद वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। तो ये अलग अलग चीजें बच्चे, इनके बीच में आप अगर आपको आज के टाइम में देखिए, आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको पता है कि स्लैब रेट है 2,50,000 का, लेकिन कुछ मतलब लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें टैक्सेशन का टीवी नहीं पता होता, और वो लोग आपको समझाते हैं, अरे आपको नहीं पता, आप टैक्स है ना 5 लाख तक का हो चुका है, टैक्स स्लैब 5 लाख तक का हो चुका है, वो आपको इस तरह से समझाएंगे। तो बच्चे, ऐसे बेवकूफों के साथ आपने कभी भी नहीं उलझना है, ठीक है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, एक प्रोफेशनल का ये धर्म है बच्चे कि वो कभी भी मतलब किसी से बहस नहीं करता, ठीक है। अगर इस तरह के नॉलेजेबल पर्सन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ग्रुप डिस्कशन कर सकता है, वो उससे बहस कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन बच्चे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लेमैन से, एक बीकॉम वाले से, एक मतलब जो साइंस साइड के जिनको पता भी नहीं है टैक्सेशन क्या है, उनके साथ आपने कभी भी झगड़ा नहीं करना। आप कहोगे यार बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि 5 लाख तक का ही स्लैब होता है, ठीक है। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के कुछ और एडिशनल बातों कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले मैंने हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो यहाँ पर डिसकंटिन्यू किया था अपनी लास्ट क्लास को, आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ बच्चे, फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल ये क्या होती है। देखिए, फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास इन्वेंट्री है बच्चे, आप इन्वेंट्री एज ए फिक्स कैपिटल रखते हैं या एज ए सर्कुलेटिंग कैपिटल रखते हैं? बच्चे, आप इन्वेंट्री लेके आते हैं, आप इन्वेंट्री लेके आते हैं उसे सेल करने के लिए, उसे सेल करके प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बच्चे वो क्या है, वो सर्कुलेट होती रहती है। आप इन्वेंट्री सेल करते हैं और लेके आते हैं, आप इन्वेंट्री सेल करके लेके आते हैं और लेके आते हैं, तो बच्चे वो सर्कुलेट होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। आप उसे सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और इन्वेंट्री लेके आएंगे, उसे सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बच्चे, ये सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है आपकी। आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो आपकी सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है। लेकिन बच्चे, सपोज कीजिए आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसे आप पिछले 15 सालों से जिससे आप प्रोडक्शन करके सेल कर रहे थे, और आज आपने वो सेल कर दी। तो बच्चे, ये क्या होती है? ये फिक्स कैपिटल होती है। नॉर्मली बच्चे, फिक्स कैपिटल रिसीट्स आपकी टैक्सेबल नहीं होती। बच्चे, मैं कह रहा हूं नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्सेबल नहीं होती। कैपिटल गेन में ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल नेचर की हैं वो भी कवर कर ली गई हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो हमारी टैक्सेबल नहीं होती। मैं आपको
जब कैपिटल गेन चैप्टर करवाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैपिटल गेन किस तरह से लगता है। जो कैपिटल रिसीट्स होती है बच्चे, वो ओनली ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स पे लगती है। अब ये कैपिटल एसेट क्या होता है, जब आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना बच्चे, तब आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल 100% समझ जाओगे कि कौन सी कैपिटल रिसीट्स हमारी टैक्सेबल होती है और कौन सी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती। बच्चे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि मैक्सिमम आपकी जो रिसीट्स हैं वो टैक्सेबल हो किसी भी तरह से, चाहे वो एज रिवेन्यू हो चाहे वो एज कैपिटल हो। तो बच्चे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि बहुत सारी ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शंस आपकी कवर कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी सर्टेन ट्रांजेक्शंस ऐसी हैं जिन पर आज भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। तो चलिए पढ़ते हैं फिक्स एसेट एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल अपनी बुक से एक बार। तो ए रिसीट रेफरेबल टू फिक्स कैपिटल वुड बी ए कैपिटल रिसीट, वेयर एज ए रिसीट रेफरेबल टू सर्कुलेटिंग कैपिटल वुड बी ए रेवेन्यू रिसीट। बच्चे बहुत बड़ी बात बता दी इसने, ठीक है। द फॉर्मर इज नॉट टैक्सेबल वाइल द लेटर इज टैक्सेबल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट विच द ओनर कीप इन हिज पोजेशन फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स आर इन द नेचर ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। The circulating capital is one which is turned over and yield income or loss in the process। तो बच्चे वही बात है जो मैंने भी आपको बताई है। उसके बाद आइए इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग एसेट। अब मैंने क्या बताया बच्चे, आपने ट्रेडिंग एसेट ट्रांसफर की, ट्रेडिंग एसेट मतलब आपने स्टॉक ट्रांसफर किया, तो बच्चे इनकम टैक्सेबल है, इसमें कोई हमारी सोचने वाली बात है नहीं। लेकिन बच्चे आपने प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर किया, तो बच्चे क्या वो टैक्सेबल होगा? हाँ बच्चे हो जाता है। सेक्शन 45 है, और अगर आपकी बिजनेस एसेट है तो सेक्शन 50 भी होता है, एक चार्जिंग सेक्शन होता है इसमें। तो ये सेक्शंस, इन सेक्शंस में बच्चे आके ये टैक्सेबल हो जाता है, कोई बात नहीं। क्या कहता है, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45, वेयर एज प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रेडिंग एसेट बीइंग रेवेन्यू इन नेचर इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 है बच्चे आपका चार्जिंग सेक्शन फॉर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड सेक्शन 45 है चार्जिंग सेक्शन फॉर कैपिटल गेन्स। ये सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो भी ये सारे सेक्शंस आपके टिप्स पे होंगे। बच्चे सेक्शंस की कभी भी टेंशन मत लेना इनकम टैक्स में। सेक्शन तो याद करना, इनकम टैक्स के सेक्शन आई होप कि सबसे आसान है। आई थिंक इनकम टैक्स के सेक्शन याद करना सबसे आसान होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप डे टू डे सारा दिन यूज करते हो यार। ऑफिस में आप जाओगे, असेसमेंट के सेक्शन मतलब आपकी टिप्स पे होते हैं 143, 144, 147, 154, ठीक है। आप मतलब सेक्शंस में बात करते हो यार, वो 154 करवाओ, उसका उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, करते हो ना, रेक्टिफिकेशन करवाते हो ना सारा दिन। ओके, तो बच्चे ये एक मैं अगर इन शॉर्ट कहूं तो ऑल रिवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल बट ऑल कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। कौन सी टैक्सेबल नहीं है बच्चे? पूरा सिलेबस पढ़ा है हमने, यही तो पढ़ना है, और पढ़ना क्या है। चलिए आगे आइएगा। इसके बाद कहते हैं कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट। ये फिर से दरअसल क्या है बच्चे, ये मैंने कंसेप्ट बहुत सारी बुक से उठा के लगाए हैं। मैंने सीए की बुक भी कवर की है, सीएस की भी कवर की है, सीएमए की भी कवर की है, सो दैट कि हमसे कुछ भी ना छूट पाए। सीए वाले सीए सीएमए की बुक पढ़ लें, सीएस वाले सीए और सीएमए की, और सीएमए वाले सीए और सीएस की बुक। तो बच्चे ऑल इन ऑल वैसे तो कंसेप्ट सेम है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे, मैंने उठा के सारे एक साथ इकट्ठे कर लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बुक मेरी नहीं है बच्चे, ये बुक है सिंप्लीफाइड। ये बुक आप ही लोगों की है, इंस्टीट्यूट्स की है। मैं तो बस इसे कंपाइल करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैंने अभी कोई बुक नहीं लिखी है बच्चे, लिखूंगा जब मैं अपने नाम से प्रकाशित करूंगा बच्चे, उसे नाम से पब्लिश करूंगा। कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रिवेन्यू रिसीट्स। सो मैं इसके अगर पॉइंट्स की ब्रॉडली बात करूं तो ये कहता है जी रिसीट इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट। अब बच्चे क्या रिसीट्स अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर रहे हैं, अगर हमारी कोई इनकम है या फिर हमारी कोई रिसीट है उसे हम इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं, क्या इसका कोई टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? कभी भी नहीं पड़ेगा बच्चे। देखिए नेचर देखिए इनकम का। मैं कहता हूं सर कि मैंने अपनी गुड्स सेल कर की है, सपोज मैंने 20 लाख की गुड्स सेल की है और मैंने कहा है सर आप 2 लाख रुपीस पर मंथ दे देना, तो क्या इसकी टैक्सेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बच्चे, इसकी टैक्सेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहता है जी अगर आप लमसम रिसीव कर लो चाहे इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर लो, इस चीज का टैक्सेबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना। वेदर एनी इनकम इज रिसीव्ड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एज रिगार्ड टू इट्स नेचर। एन एम्प्लॉई is to get a salary of 10,000 per month. Instead of this, he enters into an agreement to a lump sum of 3,60,000 for a service of 3 years. The receipt where it a monthly remuneration or a lump sum 3 month taxable है। बच्चे आपको आपका एम्प्लॉयर कहता है देखो
क्या मुझसे 10-10 हज़ार रुपए का स्टाइपेंड लेते हो? लो, साल के 1,20,000 रुपए एक साथ लो, या फिर 3 ईयर्स की होती है आपकी। ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है इन्होंने आपकी आर्टिकलशिप के लिए। इन्होंने कहा कि आपका एम्प्लॉयर कहता है यार क्या मुझसे 10-10 हज़ार रुपए हर महीने लेते हो, लो 3,60,000 का चेक एक साथ। तो बच्चे क्या वो 3,60,000 आपकी कैपिटल रिसीट होगी? आप कहोगे कि हमारी ये तो 3 साल की कमाई है। बच्चे, इंस्टॉलमेंट्स और लंप सम का कोई इफेक्ट नहीं होता इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी पर, चाहे वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिले, चाहे वो आपको लंप सम मिले, वो चीज़ आपकी टैक्सेबल रहती है। देन हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिसीट इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। Whether receipt is capital revenue will be determined in the hands of the person receiving such income. No attention will be paid towards the source from where the amount is coming. Salary, अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, एक नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, अभी तक उसने प्रॉफिट कमाना भी शुरू नहीं किया। अब जो आपका ओनर है, आपका प्रिंसिपल है, ही इज पेइंग यू सैलरी आउट ऑफ हिज कैपिटल। ही इज नॉट पेइंग यू सैलरी आउट ऑफ इनकम, ही इज पेइंग सैलरी आउट ऑफ द कैपिटल। सो क्या ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी बिकॉज ही इज पेइंग फ्रॉम हिज कैपिटल? नहीं बच्चे, आपके हाथ में ये क्या है? क्या आपके हैंड में ये रिवेन्यू रिसीट है? क्या ये आपके हैंड में कैपिटल रिसीट है? बच्चे ये रिवेन्यू रिसीट है, आपके हैंड में रिवेन्यू रिसीट है। चाहे आपका ओनर इसे अपनी कैपिटल से पे करे, चाहे प्रॉफिट से पे करे, चाहे लोन बोरो करके, इसका हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें किससे मतलब होता है बच्चे? हमें अपनी सैलरी से मतलब होता है, एंड सैलरी इज ऑलवेज ए रिवेन्यू रिसीट। ओके, उसके बाद आता है बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। द सेम नेम विल गिवन टू द ट्रांजैक्शन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इट्स ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे नॉट अल्टर इट्स कैरेक्टर, कैपिटल और रिवेन्यू नेचर। देखिए बच्चे, आप अपने बुक्स में उसे क्या लिख रहे हैं? बुक्स तो बच्चे आपकी, आप कुछ भी लिखो। इनकम टैक्स आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप इस एंट्री को रिवेन्यू लिखें या कैपिटल लिखें। आपकी मर्जी है बच्चे, आप उसे रिवेन्यू लिखो, कैपिटल लिखो, लेकिन जो सोर्स है, आई मीन कि जो इनकम का नेचर है, वो डिपेंड करेगा उसकी टैक्सेबिलिटी पे। आप अपनी बुक में उसे कैपिटल दिखाते हैं, आप तो चाहेंगे यार कैपिटल दिखाना बिकॉज यू वांट टू गिव मिनिमम टैक्स, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी वाइज, ही सेइंग कि हमें मतलब नहीं है सर आप अपनी बुक्स में क्या दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब ले लेता है, मेन ले लेता है कि आप अपनी बुक्स में क्या दिखा रहे हो। बच्चे एक बार कोई केस था, हम 12A की रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब हमने अप्लाई किया था। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे चंडीगढ़ में असेसमेंट नहीं बच्चे, इसका जो 12A की प्रोसीडिंग्स होती है वो चंडीगढ़ में ऑफिस में होती है, सेंट्रल ऑफिस है। तो बच्चे हमें तो 12A मिल गया था, हमारा तो कोई इशू नहीं था। लेकिन हमने एक फाइल देखी वहाँ पर, उन्होंने क्या किया था बच्चे, ITR 4 फाइल किया हुआ था। ITR 4 आप समझते हो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता था। कोई कंपनी थी, कोई कंपनी भी नहीं, वो कोई ट्रस्ट था बेसिकली। उस ट्रस्ट ने ITR 4 फाइल किया हुआ था बिकॉज अभी तक उसको 12A मिला नहीं था, तो उन्होंने ITR 4 फाइल कर दिया। और उन्होंने मतलब उनके जो चार्टर्ड थे, उनके जो CA थे, उन्होंने मतलब बताया कि क्योंकि हमें अभी तक 12A की एग्जेम्पशन नहीं मिली है टैक्स से, इसलिए हमने ITR 4 फाइल किया है। तो बच्चे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका जो 12A की एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट कर दिया। और जो रीज़न था, रीज़न देना होता है ना, आपको पता होगा रीज़न देना होता है। रीज़न में डिपार्टमेंट ने क्या लिखा, कहते हैं सर आप खुद कह रहे हो कि हमारा ये बिजनेस है, इसीलिए तो आपने PGBP ITR 4 फाइल किया है, तो हम आपको एग्जेम्पशन क्यों दें? आप तो खुद मान रहे हो कि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बच्चे, कभी भी जब आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो 12A के लिए, तो हमेशा इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, इस तरह से अकाउंट्स बनाइए कि नहीं आप ट्रस्ट हो और आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, किसी कॉमन कॉज के लिए आप काम कर रहे हो। कभी भी ITR 4 फाइल मत करना बच्चे, 5 मिनट लगेगी इनकम टैक्स कमिश्नर को आपकी फाइल रिजेक्ट करने में। बच्चे, पहले हम भी सोच रहे थे ये चीज़ कि हम भी ITR 4 फाइल करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो फर्म जिससे मैं एसोसिएटेड था बहुत सीनियर फर्म थी, उन्होंने कहा नहीं, हम खुद से क्यों कहें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि हम ट्रस्ट है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और हम कर भी रहे थे नो डाउट। तो बच्चे, जो आपकी बुक्स में क्या लिखा है, डिपार्टमेंट उसका कोग्निजेंस ले लेता है, ऐसी बात नहीं है नहीं लेता। तो बच्चे, उस बेस पे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो मेन क्या है, मेन है कि सर आपका सोर्स क्या है, आपकी जो नेचर ऑफ रिसीट है वो क्या है। अगर नेचर ऑफ रिसीट आपकी रिवेन्यू है,
देन इट विल बी टैक्सेबल, चाहे आपको कैपिटल सोर्स से मिली हो, चाहे आपको किसी भी तरह से मिली हो, चाहे आपने उसका बुक्स में कोई भी ट्रीटमेंट दिखाया होगा, इट डजेंट मैटर। फिर आता है सर इनकम फ्रॉम वेस्टिंग एसेट्स। जैसे वेस्टिंग एसेट्स का पता होगा ना, जैसे कोल माइंस होती हैं आपकी, और जो तेल के कुएं वगैरह होते हैं, ये वेस्टिंग एसेट होती है बच्चे। एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है। अब तेल के कुएं से तेल निकालते रहोगे, एक टाइम तो खत्म ही होएगा ना वो। प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल विच इज कंज्यूम्ड एंड एग्जॉस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, आइडेंटिटी रॉयल्टीज फ्रॉम माइन एंड क्यूरीज, इट इज टैक्सेबल एज इनकम रिगार्डलेस ऑफ द कंजप्शन ऑफ द कैपिटल एसेट। आप कह सकते हो सर ये तो कैपिटल एसेट है, ये तो हम कैपिटल एसेट को कंज्यूम कर रहे हैं, आप इसको रेवेन्यू कैसे कह सकते हो? नहीं सर, ये टैक्सेबल होती है, सेक्शन 28 में ये टैक्सेबल होती है। फिर आता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीट वेदर बिग और स्मॉल कैन नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द रिसीट। आप कहते हो सर कि मुझे तो एक साथ बहुत सारी रिसीट होगी। आप जैसे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आपको एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं करने के लिए, ठीक है, और आपके पास करोड़ों रुपए आप कमा लेते हो फर्स्ट ईयर में, तो क्या बच्चे वो आपकी कैपिटल रिसीट हो जाएगी? नहीं, कैपिटल तो नहीं होगी, आपकी तो रिवेन्यू रिसीट रहेगी ना। तो मैग्नीट्यूड बच्चे, कभी भी मैग्नीट्यूड की ज़्यादा इनकम हो गई है, कम इनकम हो गई है, ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। फिर आता है जी टाइम ऑफ रिसीट। द नेचर ऑफ द रिसीट हैज टू बी डिटरमाइंड एट द टाइम व्हेन इट इज रिसीव्ड एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट हैज बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द रिसिपिएंट। मतलब फर्स्ट रिसीट टैक्सेबल होती है बच्चे, इन शॉर्ट मैं अगर कहूँ, फर्स्ट रिसीट टैक्सेबल होती है, उसके बाद आप अपोर्शन कर देते हो तो उसका कोई लेना देना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम जो इनकम अर्न की है उसके बाद आप अपने बच्चे को देते हो, अपनी वाइफ को देते हो, वो टैक्सेबिलिटी नहीं होती उसकी। फर्स्ट रिसीट टैक्सेबल आपके हैंड में होती है, अपॉर्चुनिमेंट का कोई लेना देना नहीं होता इससे। क्वालिटी ऑफ रिसिप्ट, whether the income is received voluntarily or under a legal obligation, it will not make any difference as regards its nature। बच्चे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश हो जाता है, वो कहता है दिवाली पर लो बच्चे, आपको मैं 50,000 रुपीज बोनस देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आपने ऑडिट्स को टाइम पे कंप्लीट किया, आपने सभी क्लाइंट्स की रिटर्न टाइम पे फाइल करवाई है, आप रात के 2-2 बजे तक यहाँ पर जागे हो, आपने बहुत बहुत दिल से काम किया, मैं आपको 50,000 रुपीज पर आर्टिकल बोनस देता हूं। तो बच्चे क्या ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी? नहीं। ऑल्दो ये आपको वन टाइम वन पेमेंट मिली है, लेकिन ये कैपिटल रिसीट बच्चे नहीं होती, ये भी आपके हैंड में रिवेन्यू रिसीट ही रहेगी। सैलरी, मतलब मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, सैलरी चाहे आपको एक साथ मिले, टुकड़ों में मिले, बोनस मिले, सब की सब आपकी एज रिवेन्यू रिसीट ही टैक्सेबल रहेगी बच्चे। उसके बाद आता है टेस्ट टू बी टेस्ट एज टू द पर्पज ऑफ गिविंग an article. If a person purchase a piece of sculpture to keep as a decoration piece in his house, if sold later on it will bring capital receipt, but it in the same way sculpture is sold by an art dealer, it will be in the revenue nature। कहता है सर देखो, आप स्कल्पचर की छोड़ो यार, आप कोई आइटम परचेज करके लेके आते हो और उसे आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप सोल्ड करोगे, सेल कर दोगे, नहीं, आप ले आए, जैसे आप कोई बैट ले आए, अब बैट लेके आपने 4-5 साल उसके साथ अच्छी क्रिकेट खेली, देन आप क्या करते हो बच्चे, आप हो जाते हो फेमस, आप बन जाते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इतने फेमस हो जाते हो कि आप वो बैट उठा के कहते हो कि आई वांट टू सेल दिस बैट, और उस बैट की बच्चे कीमत लग जाती है 2 लाख रुपए, क्योंकि ये बैट आपका बच्चे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका बैट है, आपका साइन किया हुआ बैट है, तो अब उसको बेच रहे हो 2 लाख रुपीज में, तो क्या वो रिवेन्यू रिसीट है? रिवेन्यू तो नहीं है बच्चे, वो हो जाती है कैपिटल रिसीट। क्या ये टैक्सेबल नहीं होगी? देखो टैक्सेबिलिटी का, कैपिटल रिसीट की टैक्सेबिलिटी का मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, होती है, मैं ये नहीं कहता सभी की सभी एग्जेम्प्ट होती है, टैक्सेबिलिटी होती है। अब मैं स्कल्पचर की बात करूं, बच्चे आप घर में कोई पेंटिंग वेंटिंग ले आए, आपने लगा दी, आप लेके आए थे डेकोरेशन के लिए, लेटर ऑन आपका दिमाग घूम गया, कहते हैं नहीं सर ये पेंटिंग वेंटिंग घर में अच्छी नहीं लगती, आपने उसको उठा के बेच दिया, तो क्या वो टैक्सेबल होगी? बच्चे डिपेंड करेगा बच्चे कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। मैंने अभी आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, अभी मैं कहूंगा कि हाँ वो होती है, या मैं अभी कहूंगा कि नहीं वो टैक्सेबल नहीं होती, आप बच्चे कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए अच्छा है कि इस तरह की चीजें अपने दिमाग में पेंडिंग रखो, क्यूरियोसिटी रखो कि हाँ कैपिटल गेन चैप्टर भी आएगा, उसमें हम कुछ और सीखने को मिलेगा, सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर बच्चे बाद में क्या सीखोगे। ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस, profit arising from the transaction which are entered into the course of business regularly carried on by the assessee are
incidental to and associated with the business of the assessee would be revenue receipt chargeable to tax. For example, a banker of the financial, देखो सर यार आप जो काम कर रहे हो, whatever the business you are doing, तो उसकी जो नेचर की रिसीट्स हैं वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हो यार, अब मैं एक कार लेके आता हूँ और मैं उसे आगे सेल कर देता हूँ, बच्चे मेरे लिए वो कैपिटल एसेट थी, तो मेरी वो जो कार के मैंने सेल करके जो मेरे पास पैसा आया वो भी मेरी क्या है, कैपिटल रिसीट है। लेकिन बच्चे एक शोरूम जो कि कार ही सेल करता है, क्या उसके लिए कार एक कैपिटल एसेट होगी? नहीं ना। तो बच्चे डिपेंड करेगा कि हम क्या रेगुलरली काम कर रहे हैं उसके लिए, उस जिस चीज को हम सेल कर रहे हैं क्या हम उसमें रेगुलरली एम्प्लॉयड हैं, क्या उसकी जो ट्रांजेक्शन है मेरी रेगुलर ट्रांजेक्शन है। अगर रेगुलर ट्रांजेक्शन है बच्चे तो ठीक है, वो मेरा बिजनेस प्रोफेशन है। और अगर रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो बच्चे या तो कैपिटल गेन में या अदर सोर्सेज में, एज द केस में भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये इसका पढ़ लेना, जो ये कहानियां इन्होंने सुना रखी है यही है। तो बच्चे जो कार शोरूम है, कार शोरूम वाले के लिए क्या है बच्चे, कार एक रिवेन्यू आइटम है, एक स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन मैं कार लेके आया बच्चे, मेरे लिए क्या थी, वो कैपिटल एसेट थी, मैंने सेल किया, वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट होगी। उसके बाद आता है प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बच्चे टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी एक कैपिटल एसेट होती है। इसके ऊपर बहुत सारे रूल्स हैं, कैपिटल गेन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे मैसिव रूल्स होते हैं बच्चे। तो इसमें एक बार मोटा मोटा देख लो, द मोटिव इंटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ विच। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो यहाँ पर बताना चाहते हैं, इनका मतलब क्या है। देखिए, शेयर्स आप परचेज करते हो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, शेयर्स आप परचेज कर सकते हो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, शेयर्स आप परचेज कर सकते हो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, हाँ जी सर कर सकते हैं। और शेयर सर आप परचेज कर सकते हो स्पेक्यूलेशन के लिए। अब ये स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन नहीं समझते बच्चे। स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टाबाजी। ये सट्टाबाजी क्या सर? स्पेक्यूलेशन मीन बच्चे आपको प्राइस बिलीफ है कि ये प्राइस जो है शेयर्स का ये अप जाएगा, इस बिलीफ में आपने शेयर्स परचेज कर लेते हैं। और ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होते। आप सुबह किसी पर्टिकुलर टाइम पे बैठे हैं, आपने सोचा यार ये शेयर, आप शेयर मार्केट को देख रहे हो। मैं एक रियल बात बताता हूँ बच्चे, एक बार एयू फाइनेंस बैंक का शेयर की बात है, आज से लगभग एक डेढ़ साल पहले की बात है ये। मैंने अपनी एफबी पे वो पोस्ट डाली भी हुई है, आप टाइम से चेक भी कर सकते हो उसकी प्राइसेस वगैरह। ऑल्दो मैं शेयर मार्केट में ज़्यादा डील नहीं करता बच्चे, उस टाइम बड़ा शौक था मुझे, आज से शायद 2-2.5 साल पहले की बात होगी। तो एयू बैंक का शेयर था बच्चे 400 के अराउंड वो मूव कर रहा था। तो 410 था जब, तो मुझे उसके अंदर जो मैंने उसका ग्राफ वगैरह ऑब्जर्व किया, मुझे बच्चे लग रहा था कि ये शेयर्स अप जाएगा। तो मैंने मतलब पब्लिकली ये फेसबुक पे लिख के दिया था कि एयू बैंक का शेयर अभी जो फिलहाल विद स्क्रीनशॉट है, आप मेरी फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, मेरी दूसरी आईडी अमित कुमार के नाम से, अमित मंगल के नाम से, उस पर आप देख सकते हो। उसमें बच्चे मैंने मेंशन किया था कि ये शेयर अप जाएगा और मैंने वो एक स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर किया और मैंने कहा था कि बाय द टुडे इवनिंग ये शेयर 500 तक जा सकता है। और बच्चे उस दिन वो शेयर लकीली 500 से ऊपर चला गया। तो मैंने वो दोबारा भी स्क्रीनशॉट किया, मैं ये देखो टारगेट अचीव हो चुका है। तो बच्चे उस दिन मैंने वो शेयर मैंने भी परचेज किए थे, नो डाउट मैंने भी 100 शेयर्स उस कंपनी के परचेज किए थे यू बैंक के। तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए यू बैंक में पैसा रखना था? नहीं। क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था? बिल्कुल भी नहीं सर। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैंने अभी शेयर परचेज किया है, शेयर अपवर्ड मूविंग है, ये शेयर अप जाएगा ही जाएगा। कुछ रीजंस थे बच्चे जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, तो मुझे लग रहा था कि ये शेयर अप जाएगा आज, और वो शेयर अप गया। मैं इवनिंग में उन शेयर्स को सेल करके निकल लिया, मैंने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा वाला हो गया। मतलब मैं तो एक लो इनकम वाला बंदा हूँ यार, मुझे मेरे लिए तो बहुत सारा प्रॉफिट था वो, तो एक अच्छा प्रॉफिट हुआ बच्चे उस दिन, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो क्या बच्चे मेरी कोई इन्वेस्टमेंट इंटेंशन थी? नहीं, मैंने की थी बच्चे स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या है बच्चे? प्राइस बिलीव था कि हाँ ये शेयर अप जाएगा, शेयर अप चला गया, प्रॉफिट हो गया, जेब में डाल के सो गए। तो ये था बच्चे स्पेक्यूलेशन बोलते हैं इसको, सट्टेबाजी बोलते हैं। इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। मैं अभी लॉस वाला इंसिडेंस भी बता देता हूँ। उस टाइम बच्चे में सीए कर रहा था और मतलब हमें नया नया पता चला था शेयर मार्केट के बारे में, तो मैंने भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। मैंने रिलायंस कैपिटल के शेयर बच्चे उस टाइम परचेज किए। तो फर्स्ट डे मुझे 8000 का प्रॉफिट हुआ।
मैंने जो परचेज सेल की, स्पेकुलेशन कर रहा था बच्चे, मैंने कभी तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं की, तो मैं उस दिन भी स्पेकुलेशन कर रहा था। मैंने रिलायंस कैपिटल के शेयर परचेज किए, सेल किए, परचेज किए, सेल किए, और बाय द एंड ऑफ द इवनिंग मैंने 8,000 रुपीज़ कमा लिए। मैंने 30,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 5 टाइम्स का मुझे मार्जिन मिला हुआ था बच्चे। मैंने उस दिन 8,000 रुपीज़ कमाए एक दिन में। अब आप सोचो, एक आर्टिकल के लिए 2000, आई थिंक ये 11-12 की बात होगी, 2011-12 में 8,000 बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती थी। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं सोचा यार ये क्या सीए करेगी, आपका तो शेयर मार्केट में है, और मतलब वही है, थोड़ा सा पैसा कमा लो तो आपका दिमाग मतलब हाई हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया बच्चे कि हाँ, बहुत पैसा कमाना तो बहुत आसान है, घर वाले ऐसे ही कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है। और बच्चे अगले दिन मैंने फिर से मार्केट में पैसा डाला, वही कंपनी रिलायंस कैपिटल, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे सीए फाइनल की एसएफएम नहीं पड़ी थी, पोर्टफोलियो का कुछ समझा ही नहीं था। और अगले दिन बच्चे क्या लॉस हुआ मुझे क्या बताऊं बच्चे। तो मुझे नेक्स्ट डे अच्छे वाला लॉस हुआ, शेयर धड़ाम से नीचे आया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। मेरे पास ओनली 30,000 था और मेरा 15,000 बच्चे उस लॉस में साफ हो गया। मुझे पता था कि ये प्राइस अगले 5-6 दिन में वापस ऊपर चला जाएगा, और वो वापस ऊपर चला भी गया। लेकिन ना तो मैं घर वालों से पैसे मांग सकता था, क्योंकि घर वाले शेयर्स का काम करना अलाउ नहीं करते थे मुझे। वो 30,000 मेरी सेविंग्स थी कहीं ना कहीं से, और मुझे एक अच्छे वाला लॉस हुआ था बच्चे। 15,000 बहुत हो जाता है, मैंने 8,000 कमाए थे उस टाइम, 15 मेरे लग गए, बड़ी मुश्किल से पूरे किए थे यार वो। तो बच्चे ये स्पेकुलेशन होती है, स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। वैसे जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो जाएं, आप सीए ना बन जाएं, आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज ना हो, तब तक आप स्पेकुलेशन बच्चे मत करना। तो शेयर्स बच्चे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेकुलेशन के लिए किसी भी तरह से परचेज कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, इंटेंशन और पर्पस विद विच दे आर बोट। तो इंटेंशन हमें बताती है, देखिए सर, अगर मैंने जो शेयर्स परचेज किए थे, अब मेरी बुक्स आप देखोगे, सुबह परचेज की, शाम को मैंने सेल कर दिया, इवनिंग में उन शेयर्स को मैंने सेल कर दिया। क्या मेरी कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस था? नहीं बच्चे, वो स्पेकुलेशन था। स्पेकुलेशन बिजनेस के अलग रूल्स होते हैं, इसलिए कहते हैं कि स्पेकुलेशन हमें क्यों पता होना चाहिए। स्पेकुलेशन का लॉस बच्चे आप नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसीलिए स्पेकुलेशन बिजनेस की जो अकाउंटिंग है आपको उसे अलग रखना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं जी, आपका इंटेंशन क्या था, आपका मोटिव क्या था, फॉर विच यू हैव परचेज द शेयर्स। आपने एज इन्वेस्टर परचेज किया था, तो या फिर आपने एक स्पेक्यूलेटर किस तरह से परचेज किया था, ये सब बातें हैं। तो ये सारी बातें यार आप इनको पढ़ लेना, मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है। कहते हैं जी, इंटेंसिव ऑफ द ट्रांजेक्शन विच आर कैपिटल इन नेचर बट स्पेसिफिकली टैक्सेबल। बच्चे 2 मार्क्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। 4 मार्क्स, वैसे तो आपके क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम नहीं आ रहे, फिर भी यार पता नहीं आने को क्या आ जाए, तो इस तरह की बातें आप याद रखना। तो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 सेक्शन 45। तो आपकी कैपिटल गेन होती है, कैपिटल रिसीट उसमें टैक्सेबल होती है। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और मॉडिफिकेशन द नेचर ऑफ सर्विस। तो कंपनसेशन अगर आपको टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के लिए मिलता है, वो भी कैपिटल रिसीट होती है, लेकिन आपकी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 28 एंड 28(5)(a)। तो ये सारी ट्रांजेक्शन है, आपको लेटर ऑन पता चल जाएगा इनमें क्या है, इनकी डिटेल्स क्या है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखना। एक एग्जाम्पल, बिरला लिमिटेड, ए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द सप्लायर फॉर परचेज ऑफ एडिशनल सीमेंट प्लांट। वन ऑफ द कंडीशन इन द agreement was that if the supplier failed to supply the machinery within the stipulated time, the company would be compensated by 5% of the price of the respective portion of the machinery without proof of actual loss. The company received 8.5 lakh from the supplier by way of liquidated damage on the account of the failure of the supply of the machinery within the stipulated time. What is the nature of liquidated damage received by Birla Limited from the supplier of a plant of force failure to supply machinery to the company within the stipulated time? A capital receipt और a revenue receipt। CMA इंटर दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है बच्चे, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, CMA की बुक में ही था, मैंने वहीं से कॉपी करके उसको उठाया हुआ है। तो क्या होता है बच्चे, कहते हैं जी कैपिटल रिसीट है, टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, तो पढ़ लो। केस स्टडी है बच्चे, केस स्टडी थोड़ा सा जनरल रूल से हटके होती है, तो केस स्टडी आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे ऑल दो, लेकिन एक पढ़ी थी, सामने थी, मैंने उठा के कॉपी कर ली। आप भी देखो केस स्टडी कैसे होती है। सीए फाइनल में इसी तरह के क्वेश्चन बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज अच्छी नहीं है, आप बच्चे इन तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड एक ओल्ड कंपनी है बच्चे, आई थिंक सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड बाद में
बाद में या पहले वो मोदी सीमेंट्स होती थी, एक मोदी सीमेंट शायद सौराष्ट्र बनी थी, देन सौराष्ट्र अंबुजा सीमेंट, और अंबुजा भी अब शायद किसी और ने टेक ओवर कर लिया है। कुछ इनका लंबा ही चल रहा है यार सीमेंट कंपनीज का। अंबुजा सीमेंट के शेयर मेरे पास आज भी पड़े हैं, मेरे पापा ने खरीदे थे, आज तक पड़े हैं मेरे पास। Apex court has held that the damages were directly and indirectly linked with the procurement of कैपिटल एसेट। तो बच्चे सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड दरअसल शायद पहले यही कंपनी होती थी, मोदी सीमेंट लिमिटेड। तो वो बहुत ओल्ड, आज से लगभग 30 इयर्स पहले मेरे फादर ने इसका आईपीओ लिया था। तो उसी वजह से उस आईपीओ में कुछ ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि लॉस ही हुआ, और आज तक उसमें लॉस ही चल रहा है बच्चे। वो 100 शेयर थे, 100 से उन्होंने 20 कर दिए, 20 से अब मेरे पास आई थिंक वो 10 शेयर बचे, 10 पता नहीं 8 शेयर बचे हैं। इसीलिए पापा कहते थे कि शेयर्स वगैरह में कुछ नहीं है यार, मत इनके चक्करों में पड़ो। तो उनका एक्सपीरियंस था, तो ठीक है। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया बच्चे, मुझे तो पता है इस काम में बहुत कुछ है, लेकिन एक अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। कभी भी आप शेयर मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो बच्चे, मैं एक आपको गुरु मंत्र देता हूँ, कभी भी उधार के पैसे से पैसा बोरो करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, आपको लॉस ही होगा। बात कड़वी है लेकिन ध्यान में रखना, पैसा बोरो करके कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कर देना, आपको लॉस होगा। आपका खुद का पैसा होना चाहिए, आपकी खुद की नॉलेज होनी चाहिए, उस दिन आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, अच्छा पैसा बना के निकलोगे मार्केट से। तो ये क्या कहते हैं सर, इट वॉज नॉट ए रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एसएससी टुवर्ड्स अ कंपनसेशन फॉर स्टरलाइजिंग ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग सोर्स नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट्स ए कैपिटल रिसीट इन द हैंड ऑफ एसएससी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था बच्चे कि ये कैपिटल रिसीट नहीं होगी। तो मैंने वैसे जनरली पढ़ाना है, आपके कोर्स का पार्ट वैसे नहीं है ये। फिर बात आती है, क्या एक सिंगल ट्रांजेक्शन एक बिजनेस हो सकती है? इट इज सेइंग कैन ए सिंगल ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस। बच्चे, एक सिंगल ट्रांजेक्शन एक बिजनेस हो सकती है क्या? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? होता क्या है बच्चे, देखिए कई बार क्या होता है, हमें बल्क में कोई चीज मिल जाती है। अब बल्क में अगर हमें कोई चीज मिल जाती है तो हमें उसे बाद में उसे रिटेल में सेल करते हैं, तो ट्रांजेक्शन एक ही हुई, परचेज की तो एक ही ट्रांजेक्शन है। या मैं कहीं से बल्क में कोई चीज परचेज करके ले आता हूं, उसे बल्क में ही सेल कर देता हूं, तो क्या वो टैक्सेबल नहीं होगी? क्या वो कैपिटल रिसीट हो जाएगी? बच्चे, मैंने देखा कि एक बाग वाला, रियल एग्जांपल नहीं है यार, कभी आप सोचो कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। एक बाग वाला बच्चे, किसी बंदे ने बहुत सारे मैंगोज तोड़ के रखे हुए थे, और वो कहता था मैं इनको सेल कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं परचेज कर लेता हूँ इन मैंगोज को। तो मैंने क्या किया बच्चे, उसके बहुत सारे मैंगोज को एक साथ परचेज किया, और मैं मार्केट में गया और मैंने वहां पर सेल कर दिया, और मैंने प्रॉफिट अर्न किया। क्या वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं है? मैंने एक ही ट्रांजैक्शन की थी बच्चे, वैसे मेरा काम नहीं है ये, लेकिन मुझे लगा कि हाँ मैं इसमें प्रॉफिट कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने उन सारे मैंगोज को परचेज किया और जाके मैं मार्केट में बेचा और मुझे प्रॉफिट भी हुआ। क्या ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं है? ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगी, लेकिन यार क्या ये बिजनेस है मेरा? ये तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन थी, क्या ये बिजनेस है? बच्चे, बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस नहीं है तो मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन रूटीन इन नेचर नहीं है, हमारी ओकेजनल है, हमारा रूटीन बिजनेस नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको क्या दिया था बच्चे, मैं घर से निकला, मैंने देखा कि एक पर्सन ने बहुत मोटी सोने की चेन डाली हुई है। अब गोल्ड क्योंकि पहले ही 55 जा चुका और मुझे लग रहा है कि ये और भी ऊपर जाएगा, मैंने देखा यार मैं ये गोल्ड चेन तो बहुत मोटी है, मैंने उसकी चेन छीनी और मैं भाग गया वहां से। लेकिन मैं डेली ऐसे काम नहीं करता बच्चे, मेरा बस उसी दिन मूड बना था कि यार ये चैन तो मैं छीन लेता हूँ इससे, तो मैंने उसी दिन झपट्टा मारा, उसकी चैन छीनी और मैं भाग गया। तो बच्चे, क्या ये बिजनेस है? बिजनेस तो नहीं है। क्या लेकिन ये टैक्सेबल है? हाँ ये टैक्सेबल है बच्चे। मैंने पहले भी बताया कि लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन का उसकी टैक्सेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये टैक्सेबल होगी बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये ट्रांजेक्शन हमारी टैक्सेबल है। तो बच्चे, एक सिंगल ट्रांजेक्शन, हमने मैंगोज परचेज किए, हमने मैंगोज सेल कर दिए, हम मैंगोज बल्क में परचेज करके लेके आए और हमने रिटेल में सेल किए, मैंने 1-1, 2-2 किलो करके मैंगोज सेल कर दिए बच्चे, वो ट्रांजेक्शन भी टैक्सेबल है। तो ट्रांजेक्शन 1 है, 2 है, 100 है, 1000 है, मैग्नीट्यूड और ट्रांजेक्शन की रिपीटेशन कभी भी मैटर नहीं करेगी आप उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए। तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और उसकी जो रिसीट्स होगी, उसका जो प्रॉफिट होगा आपके लिए टैक्सेबल होगा। Purchase of any article with no intention to resell it but resold under changed circumstances would be a transaction of capital nature and capital gain arise.
आप अपने लिए गोल्ड की चैन लेके आते हो बच्चे, कहते हो मैं पहनूंगा इसे, लेकिन बाद में आपको लगता है यार चैन बहुत ज़्यादा मोटी है, इतनी मोटी चैन को आपको नहीं पहनना चाहिए, सेफ्टी इश्यूज भी हो सकते हैं आपके, और थोड़ा सा ओड भी लगता है कि यार क्या शोबाजी कर रहा है, तो इसलिए आपने उसको कहा कि मैं तो उसको सेल करूंगा। तो आप ओरिजिनली उसे पहनने के लिए लेके आए थे, एज ए कैपिटल एसेट लेके आए थे, अब आप उसको सेल कर रहे हो। लेकिन जब आप लेके आए थे बच्चे उस टाइम था गोल्ड 30,000, आज गोल्ड हो चुका है 55,000, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो बच्चे वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। आपकी कैपिटल रिसीट है नो डाउट, लेकिन वो कैपिटल रिसीट इज स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज कैपिटल गेन। उसके बाद कहते हैं जी हाउएवर वेयर एन एसेट इज परचेज विद द इंटेंशन टू रीसेल इट, द क्वेश्चन वेदर द प्रॉफिट ऑन सेल इज कैपिटल रेवेन्यू इन द नेचर ऑफ डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करेगा किस पे बच्चे, द कंडक्ट ऑफ द एसएससी, द नेचर एंड द क्वांटिटी, द नेचर ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड, वेदर द वेंचर इज कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट एंड अदर रिलेटेड सर्कमस्टांसेस। ये सारी बातें बच्चे हम पीछे के पॉइंट में कर चुके हैं कि ये डिपेंड करेगा आपने एसेट को एज कैपिटल एसेट परचेज किया या आपने एज रेवेन्यू एसेट परचेज किया, आप उसका बिजनेस कर रहे हो या आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे। ये बहुत सारी बातें होती है जिनके ऊपर आपकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी कि टैक्सेबिलिटी होगी किस तरह। आप गोल्ड के बिजनेसमैन हो, आप एक गोल्ड स्मिथ हो, आप गोल्ड परचेज करके लेके आते हो, आपके लिए वो इन्वेंट्री है। लेकिन मैं गोल्ड लेके आता हूँ बच्चे, मैं अपने एक गले के लिए, अपने के लिए एक चेन लेके आता हूँ गोल्ड चेन, तो मेरे लिए वो कैपिटल एसेट है। तो बच्चे डिपेंड करेगा ये सब चीजें। उसके बाद बात होती है, अच्छा ये बहुत सारे पॉइंट है बच्चे, आपको लग रहा होगा यार ये खत्म ही नहीं हो रहा। बच्चे इनकम के ऊपर ही पूरी आपकी इनकम टैक्स टिकी है, तो इनकम के ऊपर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार। आई थिंक आपका आज थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल से जो हम क्लास करेंगे बच्चे वो आपकी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी। आज की क्लास हो सकता है यार आपके लिए थोड़ी सी बोरिंग हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स चल रहे हैं सारे के सारे, लेकिन कल से आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स आपको सारे के सारे पढ़ने को मिलेंगे। और उसके बाद तो बच्चे पूरी इनकम टैक्स प्रैक्टिकल ही है। अगर कोई कहता है कि इनकम टैक्स थ्योरेटिकल है तो बच्चे अपने आप को एक थप्पड़ लगाओ जोर से। इनकम टैक्स सबसे मतलब मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकली बस ठीक है, हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होती है, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बट इनकम टैक्स इज कंप्लीटली ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। चलिए बच्चे लिक्विडेटेड डैमेज की बात करते हैं। लिक्विडेटेड डैमेज मतलब क्या, डैमेजेस की बात कर रही है। Receipt of liquidated damage directly and intimately linked with the procurement of a capital asset which lead to the delay in coming into existence of the profit making operations is a capital receipt. The amount received by the assessee towards compensation for sterilization of the profit earning source is not in the ordinary course of business, hence it is a capital receipt in the hand of the assessee. अभी बच्चे हमने CIT वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का केस पढ़ा, वो यही था लिक्विडेटेड डैमेज के ऊपर। कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, बच्चे ये डिपेंड करेगा आपको कंपनसेशन मिल रहा है फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। देखिए बच्चे दो चीज होती है, एक एजेंसी है आपके पास, ओनली एक एजेंसी है और वही टर्मिनेट हो जाती है, तो बच्चे आपका अर्निंग सोर्स खत्म हो चुका है, आपकी लाइवलीहुड खत्म हो चुकी है, आपके लिए वो कैपिटल रिसीट होगी। लेकिन सपोज आपके पास 100 एजेंसी है और कोई एक एजेंसी आपकी टर्मिनेट हो जाती है, तो बच्चे वो एक आपका बिजनेस का पार्ट है, वो आपकी एक बिजनेस रिसीट कहलाएगी। आप चीज समझिए, सपोज आपने कोई एजेंसी ली हुई है, सपोज आपने कोई जैसे आपके आसपास एजेंसी होती है, जैसे गैस की एजेंसी होती है, सपोज आपके पास एक गैस एजेंसी है और गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देती है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है जो गैस प्रोवाइड करवा रही है वो आपकी एजेंसी टर्मिनेट कर देती है, और आपके पास बच्चे एक वही एजेंसी थी ओनली, उसी से आपका घर चल रहा था, तो वो बच्चे एक कैपिटल रिसीट है, जो आपको कंपनसेशन मिलेगा उसके लिए वो आपकी कैपिटल रिसीट है। लेकिन मेरे पास सपोज उसी कंपनी की 100 एजेंसीज हैं, या फिर मेरा काम है एजेंसी लेना और काम करना, तो मेरी कोई एक एजेंसी अगर टर्मिनेट हो भी जाती है तो बच्चे मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए वो मेरी रिसीट क्या होती है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होती है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मेरी वो रिसीट टैक्सेबल होगी। अब पढ़ लीजिए इसको, ये क्या कहता है, जस्ट ऐसे। Where the assessee receive compensation or termination of an agency business being the only source of income, the receipt is of capital nature but taxable under section 28 subsection 2 clause C। तो ये बच्चे स्पेसिफिकली टैक्सेबल होती है। However, where the assessee has a number of agencies and one of them is terminated and compensation is received thereof, the receipt would be a revenue nature, since taking up an agency and exploiting the same earning
income in the ordinary course of business, the loss of one agency would be made good from the profit of other agency। बच्चे देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि देखिए वही कहा कि ओनली सोर्स ऑफ इनकम है तो वो कैपिटल रिसीट है, कैपिटल नेचर की है, लेकिन ये टैक्सेबल होती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये टैक्सेबल नहीं होगी। देखो टैक्सेबल तो होगी, मैंने अभी आपको बताया क्लास की शुरुआत में कि हमारी नॉर्मली कैपिटल रिसीट भी टैक्सेबल होती है, बट वो 45 सेक्शन उसका चार्जिंग सेक्शन है, वहां टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आपकी कोई रिवेन्यू रिसीट है वो ऑलवेज टैक्सेबल होती है। तो ये कहते हैं जी देखो ओनली सोर्स ऑफ इनकम था, टर्मिनेट हो गई एजेंसी, फिर भी वो टैक्सेबल रहेगी, कैपिटल नेचर की रिसीट है, लेकिन वो टैक्सेबल कहां पर होगी बच्चे, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी। एक बार लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए। वेयर नेसेसरी रिसीव और compensation on termination of the agency business being only source of the income, the receipt is of capital nature but taxable under section 28 subsection 2 clause C। However, where the assessee has a number of agency, तो क्या होगा बच्चे, फिर तो revenue receipt है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो compensation received from the employer or from any person for premature termination of the service contracts is a capital nature but is taxable under profit in lieu of the salary under section 17 सबसेक्शन 3। क्यों बच्चे, ये सैलरी की बात कर रहे हैं इसलिए सेक्शन 17 की बातें आ रही है। सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 17 है। उसके बाद आता है बच्चे गिफ्ट्स के बारे में। देखो गिफ्ट्स के बारे में आपको डेफिनेटली एक पॉइंट एग्जाम में अपने देखने को मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू आए बच्चे, चाहे वो आपके किसी बड़े क्वेश्चन में कोई पॉइंट है। गिफ्ट का अगर पॉइंट नहीं आता बच्चे तो सीए इंटर का या फिर कोई भी आपका प्रोफेशनल एग्जाम है, वेदर इट इज सीए सीएस सीएम में, उसके जो इंटरमीडिएट लेवल का टैक्सेशन का पेपर है बच्चे सफल नहीं माना जाता। वो ये माना ही नहीं जाता कि वो सफल हुआ है, आपका पेपर हुआ है, जब तक कि गिफ्ट का पॉइंट नहीं आए। बच्चे 101% आएगा। मैंने एक लगाना भूल गया बच्चे, हाँ ये 101% आपको गिफ्ट का पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा। ये पॉइंट वैसे बच्चे हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हमारे टैक्सेबल नहीं होते, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स टैक्सेबल होते हैं, वो एक लिमिट होती है। शादी पर अगर हमें गिफ्ट मिले हैं, चाहे बच्चे कितना गिफ्ट हो, एग्जेम्प्ट होता है। तो शादी पर आप कोशिश करो जितना गिफ्ट लिस्ट को अपने फ्रेंड्स को बोल के रखो, यार जो भी देना है शादी पे दे दो। तो शादी पे जो गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं बच्चे टैक्सेबल होते हैं। कुछ लिमिट्स हैं 50,000 वगैरह की, वो सारी बातें हम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, अभी हमारा पार्ट नहीं है। Normally, gift constitute a capital receipt in the hands of the recipient. However, certain gifts are bought with the preview of the income tax. For example, receipt of property without consideration is bought to tax under section 52 subsection 2 clause X। बच्चे most important है ये, income from other sources का एक most important point है। बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी की सर्कुलेशन रोकती है गवर्नमेंट ने इस सेक्शंस को लेके आके। इससे पहले भी सेक्शंस आए हैं 6, 7, 8, 9, उन सेक्शंस को यूज़ करके और इस सेक्शंस को यूज़ करके ब्लैक मनी की बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन रोकी गई है। किस तरह से रोकी गई है बच्चे, ये आप मैं बताऊंगा तो कहानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपको इस सेक्शन की डिटेल पता नहीं है। For example, any sum of money or value of property received without consideration for inadequate consideration by a person other than a relative is chargeable under the head income from other sources। तो income from other sources, कई बच्चे कह देते हैं income from other sources बहुत आसान है, बहुत छोटा है। बच्चे मैं कहता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ये आपका इक्विवेलेंट टू पीजीपीपी एंड कैपिटल गेन और सैलरी के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कभी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हल्के में मत लेना। मैसिव अमेंडमेंट्स आ रही हैं बच्चे इसमें बार बार, और मैसिवली इसमें से क्वेश्चन आपसे पुट किए जा रहे हैं, तो इसे भी अच्छे से हमने करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बच्चे इंडिया की। बच्चे हम लास्ट क्लास से इनकम की डेफिनेशन पे लगे हुए थे। इनफैक्ट हमने इनकम टैक्स की डेफिनेशन अभी तक स्टडी ही नहीं की है। इनकम टैक्स की डेफिनेशन बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन हमने कुछ कंसेप्ट सीख लिए कि इनकम की टैक्सेबिलिटी किस तरह से होती है। आज अब अगेन हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया का मतलब क्या? हमारा प्यारा भारत, हिंदुस्तान। तो द टर्म इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेरिटरी बताई गई है इंडिया की, वो है आपका इंडिया। उसके बाद कहता है जी इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सबसोल, अंडरलाइंग सच वाटर्स। तो कहता है जी जो हमारा समुद्री इलाका है, आप इस तरह से समझिए इसको, जो हमारा समुद्री इलाका है वो भी इंडिया है। कंटिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड इट्स एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। इसका मतलब क्या बच्चे? इंडिया जो हमारी टेरिटरी बताई गई है वो
जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक जो इंडिया डिफाइंड है, जो समुद्री इलाका है वो भी इंडिया होती है। उसके नीचे का जो समुद्र के नीचे की मिट्टी है बच्चे वो भी इंडिया है। और समुद्र के ऊपर और पूरे इंडिया की जो टेरिटरी है उसके ऊपर का जो आसमान है वो भी इंडिया है। Specified maritime zone means the maritime zones as referred to in the territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone act। देखो बच्चे, एक मैंने छोटी सी पिक लगाई है आपको समझाने के लिए। ये कोस्ट होता है, ये कंटिनेंटल शेल्फ होती है, ये वाली, ये कंटिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं पाओगे, इसलिए मैंने पिक लगा दी यहाँ पर। ये कंटिनेंटल शेल्फ होता है बच्चे। तो देखिए, जहां से पानी शुरू हो रहा है और जहां पर कम पानी होता है, तो जैसे आपकी पोर्ट्स वगैरह बनती है ये कम पानी में ही बनती है ना, तो ये कंटिनेंटल शेल्फ होती है। उसके बाद कंटिनेंटल स्लोप होता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, और देन आपका ओशन शुरू होता है। आप समुद्र पे गए होंगे यार, आप समुद्र में गए हैं, आप जो सी है उसमें आपने गोवा सभी गए होंगे आप, आई थिंक। गोवा नहीं गए तो बहुत सारे हमारे तो यहाँ पर बीचेस हैं, केरला में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है। तो आप समुद्र के इलाके में गए होंगे, आप समुद्र में थोड़ा सा आगे भी जाते हो तो क्या एकदम से समुद्र बहुत गहरा होता है क्या? नहीं, पहले आप तो समुद्र का जो किनारा होता है वो तो बिल्कुल ही बहुत कम पानी होता है वहां पे। जहां तक आपने वो स्पीड बोट चलाई है, जो स्पीड बोट मोटर बोट होती है वो आपने चलाई है, वहां तक पानी बच्चे बहुत कम होता है। तो वहां तक का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बच्चे कंटिनेंटल शेल्फ। देन कंटिनेंटल स्लोप होता है और उसके बाद आपका ओशियन शुरू होता है। तो कहते हैं जी, जो हमारा इंडिया है, ये जो नीचे की मिट्टी है ना बच्चे, ये भी इंडिया है, ये पानी भी इंडिया है, और ये ऊपर की हवा भी इंडिया है। इसका कहने का मतलब ये है। तो बच्चे ज्यादा कुछ नहीं, एक डेफिनेशन है। एग्जाम में आएगी ना आएगी पता नहीं है सर, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मैं तो सब कुछ करवाऊंगा बच्चे। कुछ आप छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये खुद छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता, आप बच्चे टैक्सेशन नहीं सीख पाएंगे। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे ऑफिस जा रहे हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। लेकिन जो बच्चे अभी ऑफिस नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर कर देते हैं उनको ऑफिस में भेजने के लिए। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्जेबल टू द टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर। डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आता सर। देखिए, आपने 2019-20 में इनकम अर्न की है, क्या कोई इनकम टैक्स ऑफिस से फोन आया था आपको कि 19-20 में जो आपने सैलरी इनकम अर्न की है, लाओ इनका टैक्स पेमेंट करो? क्या कोई फोन आया बच्चे आपको? मुझे नहीं आया। आपने, क्योंकि आप देखिए बच्चे, आर्टिकल हो, आपको स्टाइपेंड मिलता है, थोड़ी बड़ी अमाउंट होती है, तो मे भी आपके पास इनकम टैक्स का फोन आ गया हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। नॉर्मली बच्चे जिस ईयर में, सपोज ये हमारा ईयर है 2019-20 और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ये क्या है बच्चे 2020-21। बच्चे हम इस पूरे साल में इनकम अर्न करते हैं। हम कौन है बच्चे? हम है इंडियन, हम इंडियन सिटीजन है। हम इस पूरे साल में इनकम अर्न करते हैं, और जो टैक्स होता है बच्चे, टैक्स हम पे करते हैं 2020-21 में। हम टैक्स पे करते हैं उससे नेक्स्ट ईयर में। तो बच्चे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हुआ, हमें तो वो बताइए ना बच्चे। असेसमेंट ईयर वर्ड किससे बना है? असेस, असेसमेंट ऑफ इनकम। असेसमेंट ऑफ इनकम का मतलब आपकी इनकम को कंप्यूट करना, आपकी इनकम को डिटरमिन करना। तो बच्चे इसलिए इसका वर्ड का मतलब क्या? असेसमेंट। तो मैंने 2019-20 में जो इनकम अर्न की, मैं उसको असेस कब करवाऊंगा, मैं उसकी कंप्यूटेशन कब बनाऊंगा, मैं उसकी रिटर्न फाइलिंग कब करूंगा? नेक्स्ट ईयर में करूंगा ना बच्चे। तो ये वाला जो 2019-20 से इमीडिएटली फॉलोइंग आपका ईयर होता है ना, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जो आपने इनकम अर्न की बच्चे, आपने इनकम अर्न की 1 अप्रैल, ये है बच्चे आपका 1 अप्रैल 2019, ये क्या है बच्चे आपका 31/3/2020। आपने बच्चे इस पूरे साल में जो इनकम अर्न की, आपको उसकी इनकम डिटर्मिनेशन करनी होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को ही हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर बेसिकली इज वर्ड, असेसमेंट ईयर इज बेसिकली इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है बच्चे? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जो हमारा प्रीवियस ईयर है उससे इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे
असेसमेंट ईयर। तो अब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है बच्चे, जिस साल में हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसे बोलेंगे प्रीवियस ईयर। वेरी सिंपल। तो बच्चे अगर आज की मैं फॉर द प्रेजेंट डेट की मैं बात करूं तो आज बच्चे जो भी डेट हो, आज क्या डेट है मुझे आई डोंट नो, अगस्त की कोई डेट है तो मैं 1 अगस्त ले लेता हूँ। आज 1 अगस्त 2020 है। तो बच्चे मेरा प्रीवियस ईयर क्या हुआ, मेरा प्रीवियस ईयर हुआ सर 2020-21। मतलब ये पूरा जो साल है ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। और मैं इसकी इनकम की असेसमेंट कब करवाऊंगा, नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर मेरा कौन सा होगा बच्चे, नेक्स्ट ईयर होगा मेरा 2021-22। तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चे, इसको मैं कहूंगा असेसमेंट ईयर। अब एक कंफ्यूजन आती है, एक दिमाग में कंफ्यूजन आती है कि सर सपोज हमने तो आज से ही काम शुरू किया है, मैंने तो सर 1 अगस्त 2020 से काम शुरू किया है, हमने तो 1 अगस्त 2020 से काम शुरू किया है। उससे पहले हम कुछ भी काम नहीं करते थे, हम अपने घर के बेड पर सोए रहते थे, घर वाले हमें ताने देते रहते थे। उससे पहले हमने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, कोई रिवेन्यू जनरेटिंग काम सर हमने आज तक किया ही नहीं है। तो हमने 1 अगस्त 2020 से 1 अगस्त 2020 से काम शुरू किया है। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या पूरे साल का होगा ना बच्चे। अगर आपने पहले कोई काम ही नहीं किया सर तो आपका प्रीवियस ईयर 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का होगा। इट मीन आपका प्रीवियस ईयर 1 साल से कम हो सकता है। योर प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 1 ईयर। बट क्या असेसमेंट ईयर 1 साल से कम हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता बच्चे। आपका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 31 मार्च दैट इज 31 मार्च 2021 तक का ही होगा। चाहे आपकी इन बिटवीन असेसमेंट भी हो जाती है तो भी आपका असेसमेंट ईयर कभी भी लेस देन 1 ईयर नहीं होगा। एमसीक्यू के लिए बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए प्रीवियस ईयर इज लेस देन कैन बी लेस देन ऑफ 1 ईयर बट ए असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी लेस देन 1 ईयर। इज इट ट्रू? तो बच्चे बिल्कुल ट्रू है। प्रीवियस ईयर आपका लेस देन 1 ईयर हो सकता है, लेकिन आपका असेसमेंट ईयर कभी भी लेस देन 1 ईयर नहीं हो सकता। आई होप आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात समझ में आ गई है। अब मैं बात करता हूं सर, क्या कोई ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है? मैं बात कर रहा हूं सर 2020-21 की। मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हो सकता है? सर कोई भी ईयर हो वो प्रीवियस ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है। कैसे? अगर मैं बात करूं कि ये अगर प्रीवियस ईयर है, अगर मैं कहूं सर कि अगर ये प्रीवियस ईयर है तो ये प्रीवियस ईयर किसके लिए है? ये असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ये प्रीवियस ईयर है, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर होगा। बच्चे जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूं 2021 में वो असेस का होगी 2021-22 में। तो बच्चे ये 2021-22 के लिए ये तो प्रीवियस ईयर हुआ ना? यस सर बिल्कुल होगा, ये प्रीवियस ईयर है। अब ये असेसमेंट ईयर कैसे हुआ सर? ये 2019-20 के लिए असेसमेंट ईयर भी तो होगा ना सर। जो इनकम आपने 2019-20 में अर्न की है बच्चे, उसके लिए ये क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। तो आपका जो ईयर होता है, कोई भी ईयर हो बच्चे, वो ड्यूअल रोल प्ले करता है। वो प्रीवियस ईयर भी होता है, वो असेसमेंट ईयर भी होता है। कोई भी साल हो बच्चे, कोई भी ईयर हो, वो प्रीवियस ईयर होता है अपने नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर के लिए, बिकॉज आप उस साल में इनकम अर्न कर रहे हो। और वो असेसमेंट ईयर होता है प्रीसीडिंग ईयर के लिए, क्योंकि आपने जो पीछे के साल में इनकम कमाई है वो आप करंट ईयर में उसकी असेसमेंट करवा रहे होते हो। तो बच्चे आई होप आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चे, हम दोबारा कर लेंगे यार। तो असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बच्चे ध्यान रखना, असेसमेंट ईयर कभी भी 12 मंथ से कम नहीं हो सकता। कमेंसिंग ऑन 1st day of April every year, the income of previous year of an assessee is taxed during the following assessment year at the rate prescribed by the relevant finance act। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ, बच्चे इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन क्या होती है प्रीवियस ईयर की? ये असेसमेंट ईयर की बताइए, प्रीवियस ईयर की, असेसमेंट ईयर की बच्चे ये असेसमेंट ईयर की बातें बताई हुई है। ड्यूरेशन है सर 12 मंथ्स की। रिलेशन विद प्रीवियस ईयर, इट फॉल इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर। पर्पस क्या है सर? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। फिर आता है सर प्रीवियस ईयर और यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। ये सारी बात बता चुका हूं मैं। प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इनकम अर्न्ड इन ए ईयर असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर।
The year in which income is earned is known as the previous year. The next year in which income is assessed is known as the assessment year. It is mandatory for the all assessee to follow financial year as previous year for the income tax purpose. मतलब आप 1 अप्रैल से 31 का ही ईयर फॉलो करेंगे सर, किसके लिए? अपने इनकम असेसमेंट के लिए। बच्चे मैं चार्जिंग लगा, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चे फाइनेंशियल ईयर की। देखिए फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 3 चीजें हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट 1987, a financial year means a year commencing on first day of April, hence a period of 12 months starting from 1st April and ending on 31st March of the next year. It plays a dual role, assessment year as well as the previous year. तो आपका कोई भी साल बच्चे फाइनेंशियल ईयर तो होता ही होता है, ठीक है? आपका एवरी ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे वो असेसमेंट ईयर हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू ये बात समझा दी है। उसके बाद आता है सर कि determination of the first previous year in case of newly set up business or profession or a new source of income। अभी वैसे मैंने अभी बात बताई है आपको, क्या होता है सर? बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप, आपने आज ही बिजनेस सेटअप किया है तो बच्चे आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? आपका प्रीवियस ईयर, योर प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 1 ईयर। कैसे? बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। तो बच्चे आपका जो प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 1 ईयर हो सकता है। ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, बच्चे पहले आपका रेडीमेड गारमेंट का शोरूम था, अब आपने एक शूज का शोरूम भी ओपन कर लिया, तो आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम केम इनटू एग्जिस्टेंस कब से? 1 अगस्त से। तो आपका जो न्यू सोर्स है बच्चे, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अगस्त से शुरू होगा। तो बिगिनिंग विद द डेट ऑन विच द न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल्स दिए हुए बच्चे, इसी तरह के एग्जाम्पल से आप खुद पढ़ लेना यार, अब बोर कर दूंगा अगर मैं आपको इस तरह की बातें बताऊंगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप बिल्कुल सिंपल है, पढ़ लेना। ये एग्जाम्पल 2 मैं आपको बता देता हूँ। ए ज्वाइन ए कंपनी ऑन फरवरी 17, 2019। अब सिंपल सी बात है, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा बच्चे? पहले पढ़ लो। प्रायर टू ज्वाइनिंग दिस इंडियन कंपनी ही वाज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट नोर ही डज ही हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो बताओ बच्चे इसका प्रीवियस ईयर कब से होगा? 17 February 2019 टू 31st of March 2019 तक होगा इसका प्रीवियस ईयर। और इसका असेसमेंट ईयर कब तक होगा बच्चे? इसका असेसमेंट ईयर होगा आपका पूरे साल का, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31st of March 2020। तो ये सारी बातें हैं बच्चे, सिंपल सिंपल सी बातें यार, ये खुद आप पढ़ सकते हो, कोई इसमें है नहीं। ये नोट्स है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैंने भी आपको बताई हैं वही इनकी नोट्स की फॉर्म में दी हुई है, इनके भी आप पढ़ लेना। यहां तक बच्चे आपको पढ़ना है, जहां तक मैंने अभी आपका ये मार्किंग की है, यहां तक आपको कंप्लीट सेल्फ स्टडी करनी है एक बार। उसके बाद मैं देख लेता हूं कि आज कुछ और करवाने वाला है या नहीं है। करवा देता हूं बच्चे, एक पॉइंट और करवा देता हूं। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, बच्चे कुछ ऐसी इनकम जो आपने डिस्क्लोज ही नहीं की, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? डिस्क्लोज नहीं की मतलब सर आपने कोई इनकम तो अर्न कर ली, लेकिन इनकम रेट जो टैक्स की जब आपने रिटर्न फाइल की, ना तो उस इनकम को डिस्क्लोज किया और ना ही आपने उसके ऊपर टैक्स की कोई पेमेंट की। या फिर प्रीवियस ईयर, नॉट ओनली द प्रीवियस ईयर, आपने पीछे के कई सालों में, आज चल रहा है बच्चे 2020, आपने सपोज 2016-17 में कोई इनकम अर्न की थी और उसके ऊपर ना तो कोई टैक्स की पेमेंट की, ना ही उसे रिटर्न फाइलिंग में आपने कहीं शो किया, लेकिन लेटर ऑन डिपार्टमेंट को पता चल जाता है बच्चे। अब डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है? मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताऊं, मे भी आपको कईयों को पता हो यार, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखो कई बच्चे बोर हो जाते होंगे इन बातों से कि सर कैसे पता चलता है डिपार्टमेंट को। बच्चे डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है, कहां से आती है? अब ये अनडिस्क्लोज सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। देखो बैंक्स होते हैं जितने भी, ये बैंक्स इंफॉर्मेशन देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कैसे देते हैं सर? ये
देखो आपने सुना होगा कि जिस सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर के डिपॉजिट होते हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास चली जाती है क्या? जाती है सर। मैंने तो लाइव देखा हुआ है कि उनको इन्फॉर्मेशन जाती कैसे है, किस फॉर्म में जाती है। डिपार्टमेंट के पास जो पेपर जाता है ना बच्चे, वो भी मैंने देखा हुआ है। तो क्या क्या होता है सर उसके अंदर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, मैं कोई टैक्स इवेजन के पर्पज से नहीं बता रहा बच्चे, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि ये कैसे होता है। बच्चे 2 लाख से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन होती है ना आपके बैंक अकाउंट में, वो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। और 10 लाख से ऊपर अगर एक सेविंग अकाउंट में आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके डिपार्टमेंट के पास जा रही है। जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर उनके भी एक लिमिट से ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंस हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास जा रही है। तो बच्चे ये सोर्स होता है डिपार्टमेंट के पास बैंकिंग चैनल के थ्रू। बाकी अभी आप नहीं समझ पाओगे इसलिए मैं एक बार नहीं बता रहा। तो 2 लाख से 2 लाख से अबव की जो एंट्रीज होती है ना, 2 लाख एंड अबव, उसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगी बच्चे। मतलब उनका कोई फॉर्म होता है, फॉर्म की बात करेंगे, किस सेक्शन में ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है उसकी भी बात बता दूंगा लेटर ऑन, आपके सिलेबस का ही पार्ट है ये। लेकिन मैं वैसे ही आपको जनरली एक नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी 2 लाख, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रांजेक्शन मत करो, होती है 2 लाख से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। बाकी मैं ऑनलाइन इससे फालतू कुछ बता नहीं सकता आपको, होता है बहुत कुछ होता है इस तरह से। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम अर्न इन ए प्रीवियस ईयर गेट टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो आपकी जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न की है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। जनरल रूल है सर, अभी हम पढ़ के आए हैं। हाउएवर, in certain cases where the income is not disclosed by the taxpayer but is detected by the income tax department and the source of which is not satisfactorily explained by the assessee to the assessing officer, it is the deemed to be the income of the year in which is so detected। बच्चे क्या हुआ कि मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहा हूँ, मैं जितनी भी मेरा टैक्स की लायबिलिटी होती है मैं उसे टैक्स की पेमेंट भी कर रहा हूँ। अब सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि मेरे पास एक घर है और वो घर मैंने आज तक किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया। डिपार्टमेंट मुझसे पूछता है कि सर ये घर आपने कैसे परचेज किया, कोई सेक्टर में सपोज मेरा घर है, डिपार्टमेंट मुझसे पूछता है सर आपने ये घर कैसे परचेज किया, इसकी सोर्स ऑफ इनकम बताइए हमें। और मैं कहता हूँ सर ये तो गिफ्ट आया था, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं जो एक्सक्यूजेस देता हूँ वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा सर आपने करंट ईयर में कोई इनकम अर्न की है, उससे आपने ये घर परचेज किया है, आप इसके ऊपर टैक्स दीजिए। तो ये होता है बच्चे अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपकी जिस ईयर में पता चलती है डिपार्टमेंट को, उसी साल मान लिया जाता है कि ये इनकम आपने उसी ईयर में अर्न की है और उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको हाईएस्ट टैक्स चार्ज करके आपसे विद पेनल्टी वो पैसा वसूल करता है। तो क्या होता है सर, आप डिटेल भी पढ़ लेते हैं। कैश क्रेडिट्स कहता है वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द असेसी एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the sum so credited may be charged to the income of the assessee of that previous year। सर आपने कोई एफडी करवा रखी थी लेकिन आपने आज तक उसका ना तो कोई सोर्स बताया ना ही उसकी कोई आपने एक्सप्लेनेशन दी, या आपने जो एक्सप्लेनेशन दी दैट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, देन दैट एफडी दैट फिक्स्ड डिपॉजिट विल बी एज्यूम्ड टू योर इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। आपने कोई एफडी करवाई है बच्चे, ना तो आपने उसका कोई सोर्स बताया, अगर आपने सोर्स बताया तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको आपकी इनकम में उस एफडी के अमाउंट को ऐड कर देगा और आपसे उसके ऊपर टैक्स मांग लेगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट बच्चे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे एफडी वाला पार्ट था ये इसी में ही फिट बैठता है वैसे तो अनएक्सप्लेन आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कोई घर खरीदा हुआ है, आपने कोई आपके पास गोल्ड मिलता है, बुलियन मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, तो बच्चे अगर आप उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो भी वो आपकी करंट ईयर की इनकम मान के आपकी इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे। क्या कहते हैं सर, मेड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपके पास कोई घर है सर, आपने उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया हुआ, आपके पास कोई गोल्ड है, कोई
लग्जरी कार है, आपने बताया नहीं होगा कि आपने इसको कैसे परचेज किया है, तो बच्चे ये भी आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। The value of the investment are taxed as deemed income of the assessee of such financial year. अनएक्सप्लेन मनी है, इसी तरह से आपके पास अनएक्सप्लेन कोई मनी मिलती है तो क्या होगा बच्चे, वेयर एनी in any financial year the assessee is found to be the owner of any money, bullion, jewelry or other valuable article and things, the same is not recorded in the books of account and the assessing officer offer no explanation about the nature and source of the acquisition of such money, bullion or explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the money and the value of the bullion etc may be deemed to be the income of the assessee for such फाइनेंशियल ईयर। तो बच्चे कोई आपके पास मनी मिलती है, कोई ज्वेलरी मिलती है, आप उसकी ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देते हो तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बच्चे आपने रेड सुनी होगी, रेड में क्या होता है, ये अनएक्सप्लेन मनी ही तो मिलती है और होता क्या है वहाँ पर, अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, पेपर्स में पता चलता है कि इसके पास तो वहाँ पर भी घर है, किसी और के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर लेना, आपने कोई एफडी करवा रखी है, आपने कोई पैसा दबा रखा है। आपने रेड मूवी तो देखी होगी यार, आई थिंक यू ऑल हैव सीन दैट मूवी। उसमें क्या होता है, घर की छतों में बताओ पैसा दबा रखा है, तो उसमें ये चीज़ें क्या होती है बच्चे, अनएक्सप्लेन्ड इनकम ही तो होती है। तो अनएक्सप्लेन्ड आपकी जो कैश है, बुलियन है, ज्वेलरी है, ये आपकी करंट ईयर की इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। और नॉर्मल टैक्स नहीं होता बच्चे, बहुत हैवी टैक्स होता है वो। ये नॉर्मल टैक्स होता तो फिर तो कोई लोग टैक्स देंगे नहीं, कह देंगे जब डिपार्टमेंट डिटेक्ट करेगा तब दे देंगे। बच्चे बहुत हैवी टैक्स पेनल्टी होती है। ये तो मान के चलिए अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम डिपार्टमेंट को मिल गई तो वो मनी तो सारी उसकी है ही है, डिपार्टमेंट की ही है, प्लस में वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ और टैक्स लगा के और आपको हो सकता है जेल में भी डाल दें। बहुत गंदा काम हो जाता है यार अगर डिपार्टमेंट कुछ डिटेक्ट कर लेता है तो। छोटी मोटी अमाउंट्स की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं बड़ी अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी अमाउंट्स में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है जी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर आर नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चे आपने कोई घर परचेज किया हुआ है, कोई हाउस परचेज किया हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू है 2 करोड़, आप कहते हो सर हमने 20 लाख का परचेज किया है, मान लेगा क्या डिपार्टमेंट? पागल बैठा है क्या वो? नहीं मानेगा सर। अगर इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन है जो कि मतलब लॉजिकल नहीं है या फिर जो कि असेसिंग ऑफिसर कहता है सर ये ऐसा नहीं हो सकता, सेटिस्फैक्शन नहीं है डिपार्टमेंट का, तो बच्चे वो आपकी जो बैलेंस इनकम है उसको भी टैक्स करने की पावर होती है डिपार्टमेंट के पास। तो वेयर एनी इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी हैज बीन मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ द असेसिंग ऑफिसर फाइंड दैट द अमाउंट स्पेंट on making such investment or in acquiring such article exceed the amount recorded in the books of accounts maintained by the assessee and he offer no explanation for the difference or the explanation offered is unsatisfactory in the opinion of the assessing officer, such excess may be deemed to be the income of the assessee for financial year। सर मैं कहता हूँ आज गोल्ड का रेट है 55,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम है। बच्चे मैं आज 10 ग्राम गोल्ड सपोज लेके आता हूँ और मैं अपनी बुक्स में दिखा देता हूँ कि सर मैं 25,000 का परचेज करके लेके आया हूँ, असेसिंग ऑफिसर मान लेगा क्या? पागल थोड़ी ना है वो। तो बच्चे असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं मानेगा आपकी इस बात को। बच्चे मैं आज क्लास यहीं पर एक बार स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज मेरा लैपटॉप शायद चार्ज नहीं लगा है, आई डोंट नो कि पीछे शायद अनप्लग होगा वो, तो एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ कभी ये मेरा डाटा लॉस ना हो जाए। तो बच्चे क्या होता है कि देखिए जो अगर आज मैं कहूं कि मैं आज की डेट में 25,000 रुपीज़ फॉर 10 ग्राम गोल्ड्स में देके आया हूं, कोई मान लेगा क्या यार? कोई नहीं मानने वाला बच्चे, कोई पागल नहीं है। सभी को पता है कि आज की डेट में गोल्ड का रेट क्या है बच्चे, 55,000 के अराउंड है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा बच्चे, असेसिंग ऑफिसर जो बैलेंस इनकम है ना, जो बैलेंस 20,000 है, वो पूछेगा कि आप ये बैलेंस 20,000 कहाँ से लेके आए हो बताओ। अगर मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं है या कोई आंसर जो मैंने दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है एज पर द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, देन क्या होगा बच्चे, वो 20,000 मेरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ये होता है बच्चे प्रोसेस। इसके अलावा एक पॉइंट और था बच्चे, मैं आज की क्लास में कर नहीं पाया क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बारे में। सो हम कल की क्लास में बच्चे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमारे ऑल द थ्योरी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे बच्चे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे बच्चे की इनकम कैसे डिटरमिन की जाती है। बच्चे आपकी सीए इंटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी इनकम डिटरमाइन कैसे की जाती है, कब
आपकी ग्रोस टोटल इनकम होती है, नेट इनकम क्या होती है, कब 87A की डिडक्शन दी जाती है आपको, और कब उसके जो 87A की डिडक्शन देने के बाद आपको रिबेट कब मिलती है, आपको सरचार्ज कब लगाया जाता है। बच्चे अगर एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो जाता है ना तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और आपको पता है कि आपको एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है जिसमें आपको ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करके टैक्स लायबिलिटी बतानी होती है। तो उसमें आपके ये सारे के सारे पॉइंट काम आने वाले हैं बच्चे। मैंने वैसे तो सीए की बुक से मैंने वो उठाया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़िया बना के एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, आप देख लेना, उसमें मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स कल। अगर आपको मेरी क्लासेस के लिए कोई आप मुझे सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी मेल पे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे दे सकते हैं। देखिए बच्चे, मैं भी आपका फ्रेंड्स हूँ यार, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं बस आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच बना रहना चाहता हूँ। सो अगर आप मेरी कोई कमी है, आप मुझे मैं उस कमी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या मेरी मेल पे। आप मेरी क्लास को ऑनलाइन देख रहे हो बच्चे, इसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास को ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है उसका। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं देख रहे प्लीज़ यार डाउनलोड करके मत देखो, मेरी क्लास को ऑनलाइन ही देखना। अगर आप मेरी क्लास को ऑनलाइन देखोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा बच्चे। मैं आपके लिए जीएसटी की क्लासेस, ITSM, मैं आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चे। लेकिन प्लीज़ बस सिर्फ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मेरी क्लासेस को ऑनलाइन ही देखना। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2020 है। बच्चे 1 अक्टूबर से हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए एज पर ICAI स्टैंडर्ड। जो आपका पेपर सेट होता है उसी स्टैंडर्ड से हम भी अपना एक पेपर सेट हम कर चुके हैं। और फर्स्ट, जैसे आपका एक एक दिन का आपको गैप मिलता है, 1st, 3rd, 7th, 9th, 11th, इस तरह से हम भी आपके टोटल 8 पेपर्स लेने वाले हैं। जो बच्चे चाहते हैं उन पेपर्स में अपीयर होना, हम उनकी इवैल्यूएशन करेंगे बच्चे। एज पर ICAI स्टैंडर्ड ही उनकी इवैल्यूएशन होगी। जिस तरह से ICAI की मार्किंग होती है, चाहे वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स देता है तो हम भी 1 ही देंगे बच्चे, हम ज़्यादा नहीं देंगे। क्वेश्चन के लेवल भी वही रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न भी वही रहेगा। जिस तरह से जितनी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट की जाती है उतनी अमेंडमेंट भी हम अपने पेपर में डालेंगे। आई होप कि आपको ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो चीज़ आप मार्केट से परचेज करते हो, आई थिंक आप इस पूरी सीरीज़ के लिए 8 पेपर के लिए 800 to 1000 रुपीज़ पेमेंट करके आते हो। सो बच्चे आप मत कीजिएगा, एक बार हमारे यार आप शुरू करके देखिए, एक बार आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। 1 अक्टूबर से 8 पेपर आपके होने वाले हैं, एक ही राउंड होगा ओनली। CA इंटर के लिए, CS और CMA के लिए हम नेक्स्ट अटेम्प्ट से शुरू कर देंगे। इस बार हम CA इंटर के मॉक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी मेल ID पर आप मुझे सेंड कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा उनमें अपीयर होना चाहता है, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कीजिएगा जो उन टेस्ट को देने का इच्छुक हो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।